हेलो बेटा, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 फेडरलिज्म के कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं क्लास 10 के। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो वन लीनियर क्वेश्चंस आते हैं 1 से 20 नंबर तक, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, उस फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चंस हम। वैसे तो चैप्टर पूरा हो चुका है आपका प्रीवियस वीडियोज़ में। तो शुरू करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक से। पहला फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है द गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन यूनियन लिस्ट। तो बहुत सिंपल है ये, हमें पता है यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। तो ऐसी पावर जो यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है जिसके तहत वह किसी भी सब्जेक्ट पर जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं दिया गया है उस पर नियम बना सकती है, कहलाती है रेजिडुअरी पावर। तो यहाँ पर क्या आएगा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, रेजिडरी सब्जेक्ट्स, जो यूनियन लिस्ट के 97 नंबर पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेजिस्लेचर को। इसके बाद तीसरा देखते हैं द प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर आएगा जुडिशरी। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नियम कानून बनाए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू करने में सही तरीके से सरकार कर रही है या नहीं, यह देखना किसका काम है, जुडिशरी का। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉज मेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, वह जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों ही नियम बना सकते हैं। अगर ऐसे किसी कानून जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आया है सब्जेक्ट, उस पर कानून बनाते हैं दोनों और कोई विवाद होता है, देन द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। हमेशा याद रखिएगा, अगर स्टेट और सेंट्रल के बनाए हुए कानूनों में मतभेद होता है तो हमेशा यूनियन गवर्नमेंट का ही कानून जो है वो प्रिवेल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनियन या सेंट्रल। कह रहा है क्वेश्चन फिफ्थ द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है when power is taken away from central and state governments and given to local government it is called decentralization। विकेंद्रीकरण, शक्ति का स्टेट को देना सेंट्रल से लेकर, यह डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर द लोकल गवर्निंग बॉडीज़ इन द विलेजेस एंड इन अर्बन एरियाज़। तो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ जो गांव में होती हैं उन्हें पंचायत कहा जाता है और अर्बन एरियाज़ में इन्हें म्यूनसिपालिटीज़ कहा जाता है। तो सेवन्थ के फर्स्ट में क्या आएगा, पंचायत, और सेवन्थ के सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा म्यूनसिपालिटीज़। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम लोग मेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी कहा जाएगा बेटा जहाँ पर सिर्फ एक ही तरह की सरकार होती है और शक्ति का कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बैंकिंग एंड डिफेंस आर द सब्जेक्ट्स ऑफ। आपको पता है डिफेंस की अगर बात आ रही है तो सेना किसके पास है, केंद्र के पास है, राज्यों की कोई अपनी सेना नहीं होती है। और बैंक आरबीआई गवर्न करता है, ये भी सेंट्रली कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोनों ही यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एडवर्सिटीज़, फिजिकल फीचर्स एंड लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा। 1947 में जब देश
आज़ाद हुआ और राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ तो राज्यों को बनाए जाने का आधार भौगोलिक संरचना है, यानी कहाँ से पहाड़ है, कहाँ से नदियाँ हैं, कितनी समतल भूमि है और लोगों का कल्चर क्या है, भाषा क्या है, उसके आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर आप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर, कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल डाइवर्सिटी या लैंग्वेज, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन रूरल एरियाज। तो हमने आपको बताया था द एपेक्स बॉडी ऑफ रूरल एरिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होती है बेटा, जिला परिषद। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का, द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज द मेयर। ये अभी ऊपर आया था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर होता है। आंसर्स आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा जो हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा आता है एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सही है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विलेज और स्टेट गलत होगा। सी ऑप्शन विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट गलत होगा। डी ऑप्शन विलेज स्टेट यूनियन भी गलत होगा। हमें पता है कि स्टेट लेवल पर कुछ जाता ही नहीं है, स्टेट को ही फर्दर डिवाइड किया जाता है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले का पहला ऑप्शन सही होगा। सेकंड कह रहा है इन केस ऑफ अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था बेटा, इसका क्या हो जाएगा, द लॉ मेड बाय सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट लिस्ट में है। हर राज्य की पुलिस अपनी अलग होती है, हर राज्य का कानून भी अलग अलग हो सकता है। नेशनल डिफेंस ये हमें पता है, अभी ऑप्शन आया था बेटा ऊपर। नेशनल डिफेंस जो है ये सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में आता है। नेक्स्ट कह रहा है एजुकेशन ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर ये फिर से स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द। स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है उन सभी मसलों पर, उन सभी मामलों पर कानून बनाने की जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। बना तो कॉन्करेंट में भी सकती है, लेकिन प्रिवेल कौन सा होता है, यूनियन वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेट लिस्ट। अगर यहाँ पर स्टेट और कॉन्करेंट दोनों का ऑप्शन आता, सपोज डी ऑप्शन दिया होता है, बी और सी दोनों बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया है तो यहाँ पर हम लोग स्टेट लिस्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन 3 लिस्ट। बिल्कुल सही है, ये जब देश आज़ाद हुआ था तब 2 लिस्ट में होता था, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन जो कह रहा है 3 लिस्ट में डिवाइड करता है पावर, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेवल पर। यही सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर लेवल। फेडरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, कोलिशन गवर्नमेंट, संगठन सरकार, ये सब ऑप्शन जो है सुनने में ही गलत लग रहे हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं होगा, कम्युनल गवर्नमेंट में नहीं होगा, कोलिशन जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें भी नहीं होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही स्तर होता है, हमें पता है। तो बचा क्या, फेडरल गवर्नमेंट। जो इंडिया का है हमें पता है 2 और मोर लेवल इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इंडिया में कैसी सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन 6 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। हमने आपको बताया था फेडरल सिस्टम 2 तरह का होता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जिसमें सब लोग अपने सारे राज्य अपने मन से एक साथ रहते हैं, और होल्डिंग टुगेदर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बंधे रहते हैं। अब हमें पता है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, इसमें कमिंग टुगेदर नहीं है। कमिंग टुगेदर का ऑप्शन आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बाकी में होल्डिंग टुगेदर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हियर आर 3 रिएक्शंस टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। हियर आर 3 रिएक्शंस, यहाँ पर 3 रिएक्शंस दी गई हैं टू द लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा पर जो नीतियाँ बनाई हैं उनके आधार पर भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, कौन सी सही है भारत के संदर्भ में।
पहला कह रहा है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेथन नेशनल यूनिटी, जो एकजुट रखने की नीति बनाई गई है उससे भारत की जो यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता है, वो और ताकतवर हुई है। सही है। अगर हम राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर ना करते तो शायद सब लोग आपस में मिलकर ना रह रहे होते, डिफ्रेंशिएट कर पाना और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो चीज़ फॉलो ना हो पाती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। कौन सा सही है डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992 के लिए? पहला कह रहा है, इसमें बेटा सारे पॉइंट्स ABCD को हमें एनालाइज करना है और उसके बाद सही पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद के कोई भी शक्तियाँ या संसाधन नहीं होते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि हर राज्य के पास अपने शक्ति संसाधन, हर जिले के पास भी अपने शक्ति संसाधन रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं। बी है इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, संवैधानिक रूप से आवश्यक, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, के नियमित रूप से चुनाव कराए जाएं, टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ये सही है। लोकतंत्र का पहला नियम ही कहता है कि इसमें नियमित चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अगर नियमित चुनाव नहीं होंगे तो फिर तानाशाही या ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो बी ऑप्शन तो सही है इसका। इसके बाद हम देखते हैं द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़रूरी है कि वह अपनी शक्ति और आय का कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दें। तो हमने देखा था बेटा, जिला परिषद हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, इन सब की आय का स्रोत क्या था? ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा दिए जा रही या प्रदत्त मनी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही होगा, यानी बी और सी तो सही हैं। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नो सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के। तो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए हमें पता है सीट्स रिजर्व की गई हैं, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी सीट्स रिजर्व हैं। तो डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? बी और सी। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि बी एंड सी आर ट्रू। यस, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर जैसे इंडिया का है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल फ्रॉम एज कंपेयर टू द स्टेट्स। ये विस एंड विस है, इसको लैटिन वर्ड है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। तो ये भी ऑप्शन सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर होती है, हमें पता है। कॉन्फ्रेंस में डिस्प्यूट होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल माना जाता है। इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजली हैव इक्वल पावर्स। तो ये गलत है। सभी राज्यों के पास इक्वल पावर नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो संगठित हैं, जिनसे मिलकर संगठन बना है हमारे देश का, वो सभी राज्य एक जैसे ताकतवर नहीं है। यूनियन टेरिटरीज, उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। स्टेट्स के पास अपने अलग अधिकार हैं। तो डी देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। ये सही है, स्टेट्स के पास शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? डी ऑप्शन, ए बी एंड डी। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि अपने मन से एक साथ आकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, राज्य जिसमें उसका एक ऐसे देश का एग्जाम्पल कौन है? तो इसमें हम देखते हैं इंडिया आ गया है पहले में, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में इंडिया फिर से आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी में बेल्जियम श्रीलंका आ गया है, तो बेल्जियम हमें पता है कि होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है सी ऑप्शन, USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था नोट्स में,
यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ये एग्जाम्पल है किसके, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स सच एज, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं कौन कौन से। पहले में ऑप्शन देख लेते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस हमें पता है नहीं आता है, मैरिजेस ये भी स्टेट के अंदर आता है, ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, एजुकेशन भी कॉन्करेंट में है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पुलिस, तो पुलिस हमें पता है स्टेट लिस्ट में आता है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रेजिडरी सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हमें पता है, रेजिडरी सब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ही कानून बना सकता है, ठीक है। इसके बाद और रेजिडरी सब्जेक्ट्स जो है वो किसी भी लिस्ट में नहीं होते हैं, तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं, इसीलिए उनको रेजिडरी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी कह रहा है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, तो हमें पता है टेलीकॉम हो गया, बीएसएनएल को लाइसेंस देना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा, करेंसी छापना या बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया और डिफेंस हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। इन सभी मसलों पर फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही लेती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन सी मैचिंग। मैचिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में 4 ही मैचिंग है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी हमें पता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एरिया विच इज़ रन बाय यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने अभी आपको बताया यूनियन टेरिटरीज पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार रहता है, दिल्ली एक्सेप्शन है, ठीक है। बी आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पहला हो जाएगा। और सी है कोलिशन गवर्नमेंट, या जब 2 या 2 से अधिक सरकारें आपस में मिलके एक 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके आपस में सरकार बनाती हैं तब उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर सी का दूसरा ऑप्शन सही होगा, एन अलायंस ऑफ मोर देन गवर्नमेंट 2 पार्टीज, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तब उसे अलायंस या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और लास्ट वन कह रहा है जिला परिषद क्या हो जाएगा, जिला परिषद डी का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बॉडी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी सरकार या वो गवर्न करते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कॉलम में कह रहा है नेशनल डिफेंस, तो ये हमें पता है किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में, तो ए का क्या हो जाएगा 5। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन हमारा किस में आता है, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, इस पर दोनों ही नियम बना सकते हैं। इसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एरियाज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन एरियाज़, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं, ए का 5, बी का 4, सी का फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़, डी का 3rd म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अर्बन एरियाज़, और ई का 2nd जिला परिषद, अभी हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बॉडी गवर्न करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन बचता है केवल ट्रू एंड फॉल्स का, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली इन अर्बन एरियाज़, नहीं, रूरल एरियाज़ में भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें पंचायत कहा जाता है, और अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड कह रहा है द पॉपुलर नेम ऑफ रूरल गवर्नमेंट इज़ पंचायती राज, बिल्कुल सही है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है रूरल गवर्नमेंट को या 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। थर्ड आता है क्वेश्चन इसका, द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ नोन एज द सरपंच, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है, सरपंच जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं उसके हेड को कहा जाता है, गांव की पंचायत वगैरह होती है उसके हेड को कहा जाता है। फोर्थ वन कह रहा है यूनियन टेरिटरीज आर द एरियाज रन बाय बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत है, अभी हमने आपको बताया यूनियन टेरिटरीज जो है पूरी तरह से कंट्रोल में रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये आपका था कुछ एडिशनल क्वेश्चंस सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म के। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट्स हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।